Hello everyone. Today we will discuss a new chapter our environment. We have already heard कि about the environment. Environment के बारे में हमने सुना है, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी में पढ़ते हैं environment के बारे में, या फिर हम देखते हैं कितनी भी न्यूज़ है कि हमारा environment protection के बारे में क्या न्यूज़ आती है। तो environment वर्ड के बारे में हम जगह जगह सुनते हैं, हम अपने एल्डर से भी सुनते हैं environment न्यूज़ के बारे में। तो हम इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि एनवायरनमेंट किससे मिलकर बना होता है। एनवायरनमेंट किससे मिलकर बना होता है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, और टाइप्स ऑफ वेस्ट, ecosystem, various trophic level, food chain, food web and pyramids, 10% low bioaccumulation, biomagnification, depletion of ozone, managing garbage। तो ये क्या है, सब एनवायरनमेंट में ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर एनवायरनमेंट्स इनसे मिलकर बना है। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट किससे मिलकर बना है। बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट, जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारी बायोस्फीयर मतलब लिविंग बींग्स, वो एरिया जहाँ पर सब लिविंग बींग्स रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर पानी प्रेजेंट है। लिथोस्फीयर जहाँ पर सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है, सॉलिड पार्ट मतलब कि जैसे मिनरल्स और रॉक्स प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर है जहाँ पर एयर प्रेजेंट है। तो ये ऑल ओवर जितना भी एरिया है, ये सब क्या बनाता है, एनवायरनमेंट बनाता है। ओके, अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में कि ह्यूमन बींग्स फूड लेते हैं या एनिमल्स फूड लेते हैं, कोई भी लिविंग बींग क्रिएचर्स हैं सब फूड लेते हैं। तो फूड लेकर वो वेस्ट रिलीज़ होता है, तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। मीन्स कि जैसे वो फूड किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, फूड डाइजेस्ट होता है एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू। फूड किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है, एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू डाइजेस्ट होगा। अगर हम ग्लास या फिर प्लास्टिक हम खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि वहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, वो मटेरियल डिग्रेड नहीं होता, इसलिए वो मटेरियल एनवायरनमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए प्रेजेंट होता है। इस तरीके से लेकिन हमारे घर से एज ए गार्बेज दोनों तरह का वेस्ट रिलीज़ होता है, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक। ओके, सो मैनी मटेरियल्स होते हैं जो कि डिग्रेडेबल हो सकते हैं और जो कि डिग्रेडेबल नहीं होते। जैसे कि हम देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू डिग्रेड हो सकते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू टूट सकते हैं। जैसे कि पेपर या फिर फूड जो हम खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल या खाना खाते हैं, तो वो सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है। या फिर ऐसा वेस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि कीटाणु उसको इजीली डिग्रेड कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक, ग्लास, इसको कोई भी एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होता और इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड भी नहीं कर सकते, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। अब हम देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। द वेस्ट दैट टेक एंड डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होना, वेस्ट जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर देते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कि फूड जो हम खाते हैं, किचन वेस्ट। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता, जो कि ब्रेक डाउन नहीं हो सकता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जैसे कि ग्लास या प्लास्टिक्स वगैरह या वुड, जितने भी अदर आइटम्स होते हैं जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो इसे हमें हमारे घर से एज ए गार्बेज निकलते हैं ये, तो इसे हमें अलग अलग डस्टबिन में स्टोर करना चाहिए। जैसे बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा, ग्रीन डस्टबिन यूज फॉर पेपर, वेजिटेबल एंड किचन वेस्ट, while blue dustbin used for the plastic, metal and batteries. These are the non biodegradable waste. Okay, अब हमारा environment किससे मिलकर बना होता है,
हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, फिजिकल, बायोटिक, बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग, जितने भी लिविंग होते हैं। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जैसे कि नॉन लिविंग मीन्स सॉयल, टेम्परेचर या हवा या पानी, जितने भी नॉन बायोटिक फैक्टर होते हैं से हम एबायोटिक फैक्टर होते हैं। तो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट करते हैं दोनों आपस में, क्योंकि एक ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग पानी के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। ओके, पानी है, पानी में लाइफ प्रेजेंट होती है। तो ये सब क्या है, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग होते हैं एनवायरनमेंट में, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्शन से ही क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। ये इकोसिस्टम भी अलग अलग तरह के होता है। जैसे कि हम किसी गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, प्लांट्स अलग अलग टाइप के प्लांट्स होंगे, अलग अलग फ्लावर्स होंगे, और फ्लावर्स उन पर बटरफ्लाई, वहाँ पर बटरफ्लाई प्रेजेंट होते हैं, ग्रास ऊपर होते हैं या फ्रॉग प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग लिविंग बींग्स भी होते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, अलग अलग इकोसिस्टम बनते हैं। तो ये तो हमने बात करी थी गार्डन इकोसिस्टम की। गार्डन के साथ साथ फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी होता है। फॉरेस्ट में एक हाई लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं। फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। ट्रीज़ कौन खाता है, जिराफ खाता है या डियर खाता है या एलिफेंट खाता है। तो फिर उनके ऊपर लायन प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े कार्निवोर प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम कहते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम मतलब पानी में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। उन प्लांट्स को कौन खाता है, डिकम्पोजर्स खाते हैं, छोटे छोटे कीटाणु उन्हें खाते हैं, जिसे हम जू प्लांक्टोन्स कहते हैं। जू प्लांक्टोन्स कौन कौन खाता है, वो फिशेस खाती है, फिर उन्हें फिशेस को बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। तो इस एनवायरनमेंट में अलग अलग इकोसिस्टम भी होते हैं। अब सबसे पहले इस एनवायरनमेंट में जो लाइफ प्रेजेंट है, जैसे कि सबसे पहले इस एनवायरनमेंट में कौन प्रेजेंट है, प्लांट्स। प्लांट्स कि प्लांट्स पर ही सबकी लाइफ प्रेजेंट है। क्यों? प्लांट्स किस पे डिपेंड करते हैं, सन पर, सन की लाइट। जैसे जैसे सन की लाइट आती है, जैसे सन की लाइट्स प्लांट्स पर आती है, प्लांट्स प्लांट्स अपना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब सिंपल ऑर्गेनिक मतलब कि फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जैसे कि एप्पल फ्रूट्स बनाते हैं प्लांट्स। वो प्लांट्स कौन खाता है, क्योंकि ये प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स सोलर एनर्जी लेते हैं, सन की एनर्जी लेते हैं। सन की एनर्जी प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। तो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खाना बनाते हैं, क्योंकि ये फूड बनाते हैं। इस फूड को कौन लेता है, इस फूड प्लांट्स कौन खाता है? प्लांट्स को लोयन खाता है, प्लांट्स को टाइगर खाता है? नो। प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब जो प्लांट्स खाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट खाते हैं, जैसे कि डियर, एलिफेंट, या फिर छोटे लिविंग बींग्स देखें तो जैसे कि ग्रास ओपर, फ्रॉग। तो ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, जो कि प्लांट्स खाते हैं। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज़ प्रोड्यूसर एंड द सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल इज़ प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर डियर, फॉर एग्जांपल डियर, डियर को कौन खाता है, लायन। लायन क्या है, कार्निवोर। कार्निवोर जो क्या 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 खाता है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। उससे भी अलग ट्रॉफिक लेवल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है कि सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल किसका आता है, प्लांट्स का होता है। प्लांट्स सबसे ज़्यादा होते हैं एनवायरनमेंट में, फिर उससे कम होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उससे कम होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उससे कम होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। बेस्ड ऑफ द ईयर उनके फूड पे डिपेंड करता है वो कैसा ट्रॉफिक, कैसा न्यूट्रिशन वो लेते हैं। ओके, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देख सकते हैं इसमें सॉइल। सबसे पहले सॉइल की हम बात करेंगे। सॉइल में क्योंकि डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या करते हैं, इस सॉइल को, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जैसे कि प्लांट्स वगैरह, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, जो डेड पार्ट ऑफ द प्लांट
ज़मीन में चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसको डेड पार्ट ऑफ द प्लांट को वो डिग्रेड कर देते हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस डेड पार्ट ऑफ द प्लांट से कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स उन्हें सॉइल में जाकर मिल जाते हैं। सॉइल क्या मदद करता है, दूसरे प्लांट्स को ग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले रोल आता है डीकम्पोजर का। फिर सॉइल से क्या बनता है, प्लांट्स बनते हैं। सॉइल में क्या बनेंगे, प्लांट्स बनेंगे। फिर प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर। हर्बीवोर जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ग्रासहोपर, स्क्वेरल या फिर बर्ड, जो कि प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स नहीं खाते, प्लांट्स खाते हैं। जो एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं नोन एज द हर्बीवोर, एंड द एनिमल दैट ईट अदर एनिमल मतलब हर्बीवोर्स को खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रेडेटर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। और जो ऊपर के टॉप कॉर्निवोर होते हैं, जो कि टॉप कॉर्निवोर होते हैं, कॉर्निवोर मतलब जो कि दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं, उसे हम सेकेंडरी प्रेडेटर या फिर कंज्यूमर कहते हैं। ओके, अब इस एनवायरनमेंट में अगर हम स्ट्रेट लाइन देखें, जैसे कि प्लांट्स कौन खाता है, ग्रासहोपर को कौन खाता है, मेंढक इटन बाय स्नेक, एंड द स्नेक इज रन बाय द ईगल या फिर वल्चर। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ट्रॉफिक लेवल है बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन। स्ट्रेट लाइन ट्रॉफिक लेवल बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन। लेकिन प्लांट्स को एक रैबिट भी खा सकता है। अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें तो प्लांट्स को रैबिट खाता है, रैबिट को वॉल्फ, फिर लायन। हम ये देखें कि यहाँ पर रेट खाता है या फिर यहाँ पर आउल खाता है। तो ये तो है स्ट्रेट लाइन ऑन द बेसिक ऑफ देयर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन चेन को अगर एनर्जी फ्लो होती है तो ये सब क्या है, इसमें एनर्जी फ्लो हो रही है और फूड एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिजम्स में दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेट पाथवे, एक सिंगल यूनिट। ओके, फूड चेन जिसे हम फूड चेन कहते हैं, क्या कहते हैं, फूड चेन किससे मिलकर बना होता है, ओनली 4 to 6 ट्रॉफिक लेवल से। 4 to 6 ट्रॉफिक, जैसे 1 2 3 4 5 4 to 6 ट्रॉफिक लेवल मैक्सिमम। आइसोलेटेड और सेपरेट फूड चेन, सबकी फूड चेन अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम इसको मिक्स कर देंगे, कि अगर हम इसको मिक्स कर देते हैं, जैसे प्लांट्स को ग्रासहोपर भी खा सकता है, प्लांट्स को रेबिट भी खा सकता है, प्लांट्स को स्क्वेरल भी खा सकता है। ओके, इस स्क्वेरल को इस रैबिट को वॉल्फ खाता है। ओके, इस रैबिट को वॉल्फ खाता है, इस रैबिट को लायन भी खा सकता है, या फिर इस रैबिट को एक वल्चर भी खा सकता है। मतलब एक ऑर्गेनिजम्स क्या है, उसका अलग अलग शिकार हो सकता है, एक ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग ऑर्गेनिज्म शिकार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो एक चेन बनाई है वो एक वेब की तरह बनेगी, जिसे हम कहेंगे फूड वेब। क्या बोलेंगे हम उसको, फूड वेब। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, एक प्लांट है, इस प्लांट्स को कौन खा सकता है, रेबिट भी खा सकता है, गोट भी खा सकता है और रेट भी खा सकता है। रैबिट किसका शिकार हो सकता है, फॉक्स या फिर कैट का, वाइल्ड कैट का, या फिर ओके, तो ऐसे ही फॉक्स किसका शिकार हो सकता है, लायन का। ओके, तो एक ही ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को खा सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। अब फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, फूड चेन में तो 4 to 6 ट्रॉफिक लेवल आते हैं, एक सिंगल चेन होती है, फ्लो ऑफ द एनर्जी स्ट्रेट लाइन में होगी, आइसोलेटेड और सेपरेट फूड चेन होगी। जबकि फूड वेब में अपोजिट होता है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड पाथवे होता है कि और एक ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू उसको खा सकता है। इंटरकनेक्टेड फूड चेन कहते हैं। न्यूमेरस ट्रॉफिक लेवल होता है, कॉम्प्लेक्स फूड वेब होती है। ओके, अब प्लांट्स में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सन के थ्रू, वो कितनी होती है, 1% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 1%। प्लांट्स में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सन के थ्रू, वो 1% ट्रांसफ़र होगी, 1% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी।
एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द प्लांट्स, द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द सन इनटू द प्लांट्स। सबसे पहले सोलर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है प्लांट्स में, कितनी ट्रांसफ़र होती है? ओनली 1%। 1% का मतलब अगर यहाँ पर 1 लाख देखिए, 1 लाख का 1% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 1000। 1% मतलब 1 2 3 4 5, 1% कितना होगा? 1000। कितना होगा? 1000। अब ये एनर्जी प्लांट्स में आ जाती है, ये एनर्जी प्लांट्स में आ जाती है। प्लांट से एनर्जी किस में जाती है? प्राइमरी कंज्यूमर में। जब ये प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स को खाते हैं तो ये एनर्जी किस में जाती है? तो एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र होती है? 10%। एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र होती है? 10%। जैसे कि अगर हम इसका 10% देखें तो कितना आता है? 100 जूल। 100 क्यों एनर्जी क्यों ट्रांसफ़र होती है? 10%। बिकॉज टीयर की एनर्जी, ये जो ऑर्गेनिज्म है सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर्स की एनर्जी है, ये एनर्जी हीट लॉस होती है, डाइजेशन में भी जाती है और एक्सक्रीशन में भी जाती है। मतलब अलग अलग वेरियस पाथवे के थ्रू एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस वजह से क्या है कि ये एनर्जी 10% ट्रांसफ़र होगी। सेकेंडरी कंज्यूमर में लायन में 10% ट्रांसफ़र होगी तो कितना बचेगा? 10 जूल। इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझ में आता है कि एनर्जी जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है एनर्जी। ओके, तो एनर्जी का फ्लो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ये एनर्जी ऐसा नहीं है कि लॉयन से डियर में चली जाएगी या डियर से प्लांट में चली जाएगी। नो, प्लांट में हायर एनर्जी होगी, प्लांट में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट्स में होती है। ये एनर्जी धीरे धीरे डिग्रेड होती चली जाएगी। कैसा पाथवे होता है ये? यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई कि ट्रांसफ़र होता है एनर्जी इनटू द वन वे, मतलब एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है कि प्लांट से एनर्जी हर्बीवोर में जाती है, हर्बीवोर से कार्निवोर में जाती है, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर में जाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू वेस्ट रिलीज़ होता है, वो वेस्ट पॉन्ड में भी जाता है, एनवायरनमेंट में भी जाता है, हवा में भी जाता है। ओके, तो वो वेस्ट जो रिलीज़ होता है उसको क्या वो हमारे लिए हार्मफुल है? जैसे कि अगर हम वेस्ट रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, वो वेस्ट कहाँ जाएगा? जैसे कि जितने भी प्लांट्स डाई हो जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं, वो सब डिग्रेड हो जाते हैं, वो सब क्या हो ज़मीन में धस जाते हैं। अगर उसको साफ़ सफाई नहीं करवाएंगे एनवायरनमेंट में तो क्या होगा? फैक्ट्री से जितना भी पॉल्यूटेंट आता है वो सब पानी में जाके मिक्स हो जाता है, जितना भी केमिकल्स आता है वो सब पानी में जाके मिक्स होता है। तो वो उसका क्या होता है? आपने देखा होगा कि फैक्ट्री से केमिकल आता है वो पानी में जाके मिक्स हो जाता है। पानी में बड़े बड़े रिवर्स में जितने भी फिशेस होते हैं या वाटर एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो केमिकल रिलीज़ होता है वो पानी में जाता है, वो पानी में जाकर के फ़िश में मिक्स हो जाएगा, फ़िश में चला जाएगा। फ़िश में जाने के बाद जब वो एक ह्यूमन बींग्स उस फ़िश को खाता है या फिर कोई भी अदर एनिमल उस फ़िश को खाएगा तो वो केमिकल्स उसकी बॉडी में भी जाएगा। तो केमिकल्स इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? अगर एक ड्रॉप पानी में मिक्स होता है, तो वो पानी में पूरा मिक्स हो गया। ओके, तो उसको बहुत सारी फिशेस ने खाया, उस फिशेस को एनिमल्स ने खाया, तो वो क्या हुआ? केमिकल्स इंक्रीज़ होगा। तो इसे हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बायो एक्यूमुलेशन एंड द बायो मैग्नीफिकेशन? बायो एक्यूमुलेशन मीन्स इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। अगर एक छोटी मछली वो केमिकल्स खाती है तो दूसरी फिशेस में जब वो उस मछली को खाएंगी तो क्या होगा? ये केमिकल थोड़ा बढ़ेगा। बड़ी फिशेस खाएंगी तो केमिकल्स और ज़्यादा
इंक्रीज़ होगा, और से बड़ी फिशेस खाएंगी तो केमिकल्स और ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ होगा। इस तरीके से ये केमिकल्स बढ़ता चला जाएगा। हम बायोकेमिलेशन के केस में देख सकते हैं सेम ऑर्गेनिजम्स है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म, जबकि बायोमैग्नीफिकेशन के केस में हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। जैसे कि जू प्लांक्टन से पानी में केमिकल्स रिलीज़ होगा, पानी में केमिकल रिलीज़ होगा, पानी में केमिकल रिलीज़ होगा, और ये केमिकल्स फिशेस देन अदर ऑर्गेनिज्म दैट अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इस बायोमैग्नीफिकेशन में इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो हम इसको देख सकते हैं बायो एक्यूमुलेशन, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स में ये केमिकल इंक्रीज होता है, जबकि बायोमैग्नीफिकेशन के केस में is the increased concentration of the toxic chemicals such as the pesticides. It is the passed upward and maximized to the top predator of the food chain. इसमें फूड चेन इन्वॉल्व होती है, जिसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम समझें कि जैसे फैक्ट्री से या फिर हाउस से जो गार्बेज रिलीज़ होगा वो सब केमिकल्स पानी में जाके मिक्स होता है। पानी में जाकर मिक्स होने से क्या होगा, पानी में छोटे छोटे एनिमल्स उस केमिकल्स को जब वो खाते हैं, ओके, जब वो एब्जॉर्ब होगा पानी में, छोटे छोटे एनिमल्स उस केमिकल्स को खाते हैं, जिसे हम कहते हैं जू प्लांक्टन। जू प्लांक्टन किसे कहते हैं, फाइटो प्लांक्टन को। किसे खाते हैं, फाइटो प्लांक्टन को। ओके, तो जू प्लांक्टन को कौन खाता है, फिशेस। और एक फ़िश को जब बड़ी मछली खाएगी, ये केमिकल धीरे धीरे क्या होगा, ये इंक्रीज़ हो रहा है। जब इसको और बड़ी मछली खाएगी ओके, तो ये केमिकल्स क्या हुआ, हम देख सकते हैं केमिकल्स अगर यहाँ पर एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप से 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, फिर यहाँ सो मैनी ड्रॉप्स, फिर और मोर ड्रॉप्स, फिर यहाँ पर हाई मैग्नीफिकेशन देयर इज़ वी कैन सी। ओके, तो इस तरीके से केमिकल्स का मैग्नीफिकेशन हुआ है, केमिकल्स बढ़ा है पानी में। जैसे जैसे एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है, केमिकल्स का ट्रांसफ़र हुआ है, तो उस तरीके से केमिकल्स इंक्रीज़ हुआ है, तो इसे हम कहते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में। व्हाट इज़ ओजोन? अब ओजोन क्या है? ओजोन को हमने देखा है कि ओजोन हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द यूवी रेज। एक्चुअली यूवी रेज ही इस ओजोन को बनाती है। जब ये यूवी रेज हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन को हम देखें तो O2 मतलब O2, अगर ये यूवी रेज इस O2 को इफ़ेक्ट करती है तो ये किस में ब्रेकअप हो जाता है, O+O में। जब एक O ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, ओजोन। क्या बनाएगा ये ओजोन। ये ओजोन ही यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेज दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर अस बिकॉज इट कैन बर्न आवर स्किन। ये क्या करते हैं, ऐसे केमिकल्स है, ऐसी रेडिएशंस हैं ये जो कि कैंसर भी कोज कर सकती है, हमारी स्किन को बर्न कर सकती हैं, हमारी बॉडी एबनॉर्मलिटीज़ कोज कर सकती हैं। तो ये यूवी रेज से हमें कौन बचाता है, ओजोन बचाता है। हम देख सकते हैं इसमें ओजोन का प्रोटेक्शन कैसे होता है, जैसे कि सन रेज आती हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, तो ये ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाएगा O। जब एक O दूसरी ऑक्सीजन के साथ जाकर कॉन्टैक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, ओजोन। क्या बनाएगा ये, ओजोन। ये ओजोन कवर करती है हमारी अर्थ को, जो कि सन से आने वाली हार्मफुल रेज को से हमें प्रोटेक्ट करती है। हम देख सकते हैं इस डायग्राम में ओजोन अर्थ की कौन से एरिया में प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट होती है। सन से जो रेज आती हैं, यूवी रेज, से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। अब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस, लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। ओजोन लेयर में छेद देखा गया है, वो किस वजह से डिप्लीट हो रही है, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
बिकॉज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ प्रेजेंट होती है? गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी हमारे रेफ्रिजरेटर से रिलीज़ हो रही है, एसी से रिलीज़ हो रही है, कूलर से रिलीज़ हो रही है। तो ऐसी जो हार्मफुल गैसें एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती हैं, ये सब क्या है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। ओजोन लेयर जो कि हमें यूवी रेस से बचाती है, ये सब हार्मफुल केमिकल ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। हमने हमारे एनवायरनमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू वेस्ट रिलीज़ होता है, घर से गार्बेज निकलता है। जो गार्बेज कैसा होता है, 2 टाइप्स का होगा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड हो सकता है, एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू डिग्रेड हो सकता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि ग्लास या फिर प्लास्टिक एनवायरनमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बिकॉज दैट कैन नॉट बी डिग्रेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग वेस्ट को अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए, जैसे कि ग्रीन वेस्ट, जैसे कि ग्लास को अलग वेस्ट को कंटेनर में स्टोर किया है, या मेटल को अलग, प्लास्टिक को अलग, पेपर्स को अलग। क्यों? क्योंकि इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, कि किचन को जो वेस्ट होता है उसको हम अलग तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे किचन का वेस्ट के लिए हम कंपोस्ट गमले में खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये तो डिग्रेडेबल होता है। लेकिन जिसको हम खाद की तरह यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। अब वेस्ट को मैनेजमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि लैंडफिल, दैट वेरी फास्ट मेथड और बहुत सस्ता मेथड होता है। ओके, ट्रांसफ़र, रिसाइकलिंग कर देना। ओके, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कंपोस्टिंग, जो हमारे किचन वेस्ट होगा उसको हम कंपोस्ट ऐसे खाद हम यूज़ कर सकते हैं। इंसिनरेशन मतलब कि जलाना किसी भी चीज़ को, जैसे कि क्लिनिकल से जितने भी डिस्पोजल्स निकलते हैं उसे हमें जलाना चाहिए, क्योंकि अगर उसका इन्फेक्शन एनवायरनमेंट में अगर उसका रिलीज़ हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा है एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, एनवायरनमेंट किसका बना होता है, इस एनवायरनमेंट में वेस्ट किस टाइप के होते हैं, या फिर हम इस वेस्ट को हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।